So, in this session, we will be studying about physicochemical factors influencing absorption of drugs. Myself, Dr. Prabjot Singh, Associate Professor, Department of Pharmaceutics, Chaudhary Devilal College of Pharmacy, Haryana, India. So, first we will discuss about what is absorption of drugs. So, absorption is the movement of drug from the site of administration to the systemic circulation. So, what happens when we give a drug using an oral route? So, first the drug in a form of solid dosage form has to disintegrate into granules, then deaggregation takes place and fine particles are produced. Then dissolution occurs, the solubilization takes place, then the drugs enter into the solution, and now the drug is of two types. One is नॉन आयनिक ड्रग एंड वन इज आयनिक ड्रग। आयनाइज भी होता है कुछ पोर्शन उसका अनाइज फॉर्म में रहता है। तो जो आपकी अनआयनाइज ड्रग होती है, नॉन आयनिक ड्रग होती है, इट कैन पास थ्रू द जीआई बैरियर, दैट इज द जीआई मेम्ब्रेन। ठीक है। और जो आयनिक ड्रग होती है वो पास नहीं कर पाती क्योंकि मेम्ब्रेन के ऊपर चार्ज होता है और यहीं से ये वापस हो जाती है। इसमें ये दिखाया गया है पिक्चर के अंदर। So the process consists of 4 steps: disintegration of drug product, deaggregation, dissolution and the movement through the GI membrane। तो इसके अंदर मूवमेंट का मतलब होता है परमिशन होना, एब्जॉर्प्शन होना। तो अब इन 4 स्टेप्स के अंदर से जो सबसे स्लो स्टेप होएगा, डेट इज विल द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और RDS। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप। The rate at which the drug reaches the systemic circulation is determined by the slowest of the various steps involved in the sequences। तो 3-4 अगर स्टेप हों, एक के बाद एक होने हो, तो अगर उनमें से कोई एक सिंगल स्टेप है जो स्लो है, उसके कारण ही पूरी प्रोसेस का रेट डिटरमाइन करा जाता है। तो इसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे व्हाट आर द वेरियस फिजिको केमिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। तो वैसे तो फैक्टर्स 2 कैटेगरी में बांटे जाते हैं। नंबर 1 आर द फार्मास्यूटिक फैक्टर्स, जिसके 2 आगे कैटेगरीज हैं, फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग एंड सेकंड आर द डोसेज फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स। और दूसरे फैक्टर्स होते हैं पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स। तो आज के हम लेक्चर में सिर्फ फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज ड्रग की पढ़ेंगे। तो फिजिकोकेमिकल का मतलब होता है कि जो केमिकल नेचर के ऊपर ड्रग के डिपेंड होती हैं वो प्रॉपर्टीज, जैसे कि सॉल्युबिलिटी, ठीक है, उसकी pH हो गया, उसकी लिपोफिलिसिटी होगी, उसकी पॉलीमॉर्फिज्म, एमॉर्फिज्म, ये सारे फैक्टर्स हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो नंबर 1 इज द ड्रग सोल्युबिलिटी। तो सोल्युबिलिटी, जब तक कि कोई ड्रग सोल्युबलाइज ही नहीं होगी, स्टमक में जाएगी, उसके बाद उसका जो पहला स्टेप है डेट इज द सोल्युबलाइजेशन। अगर वो सोल्युबलाइजेशन ही नहीं होएगी तो उसकी अब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती। तो इसको हम पढ़ेंगे। Absorption of drug is possible only when it is present in the solution form wherein the molecules are independent and assume molecular dimension। ठीक है। तो मॉलिक्यूल के फॉर्म्स में जब तक ड्रग नहीं आएगी तब तक वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगी। तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशन फॉर्म की होती है, उससे कम सस्पेंशन की, फिर कैप्सूल, कंप्रेस टैबलेट, देन कोटेड टैबलेट। तो सॉल्युबिलिटी इसके अंदर 2 तरह की होती है। एक एब्सोल्यूट सॉल्युबिलिटी होती है, यही हमारे इंपॉर्टेंट की होती है, इसी को हम कहते हैं इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन द गिवन सॉल्वेंट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड पीएच। तो एक ड्रग की सॉल्युबिलिटी होनी ज़रूरी है, अगर वो सॉल्युबलाइज नहीं है तो वो अब्जॉर्ब नहीं हो सकती। इन ऑर्डर टू अवॉइड बायो अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम्स द ड्रग मस्ट हैव मिनिमम एक्वा सॉल्युबिलिटी ऑफ 1%। 1% तो वो सोल्यूबलाइज होनी ही चाहिए, नहीं तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगी। ठीक है। तो ये वही दिखाया गया है कि पहले सॉलिड फॉर्म होती है, फिर ड्रग पार्टिकल्स बनते हैं, यहाँ पर डिसोल्यूशन इज द रेट लिमिटिंग स्टेप, फिर वो सोल्यूशन में से फिर वो बॉडी में जाती है, यहाँ पर परमिएशन इज द रेट लिमिटिंग स्टेप। डिसोल्यूशन इज रेट लिमिटिंग फॉर लिपोफिलिक ड्रग्स, जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग होती हैं उनको वो डिसॉल्व नहीं होती पानी में, तो उनके लिए वो रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। और जो हाइड्रोफिलिक ड्रग्स होती हैं उनके लिए परमिएशन रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, क्योंकि वो लिपोफिलिक तो परमिएट तो हो जाती हैं पर वो सोल्यूबलाइज नहीं होती।
ठीक है, तो इसके अंदर रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ ड्रग परमिशन दो हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गए। यही हमने इसने बताया था पहले कि डिसोल्यूशन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फॉर हाइड्रोफोबिक एंड पोरली एक्वा सोल्यूबल ड्रग्स, एग्जांपल ग्रेसियोफुल्विन एंड स्पिरिनोलैक्टोन। तो ऐसी जो हाइड्रोफोबिक ड्रग्स होती हैं उनकी सोल्यूबिलिटी नहीं होती, तो इनका जो रेट लिमिटिंग स्टेप होता है वो होता है इसका सोल्यूबिलिटी या डिसोल्यूशन। और जो आपकी हाइड्रोफिलिक ड्रग्स हैं, एग्जांपल क्रोमोलिन, सोडियम और नियोमाइसिन, इनका परमिएशन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, तो जो सोल्यूबिलिटी है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन फैक्टर सच एज सरफेस एरिया, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होएगा उतनी ज़्यादा उसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इट इज़ गिवन बाय द नॉइस एंड व्हिटनी इक्वेशन, dc by dt is equal to a upon h into d into s minus c। a है surface area, h is the layer thickness, diffusion layer thickness, d is the diffusion coefficient and s minus c is the concentration gradient। तो नॉइस विटनी के आधार पर ही जो आपका डिसोल्यूशन रेट है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके बाद आता है पार्टिकल साइज एंड सरफेस एरिया। पार्टिकल साइज एंड सरफेस एरिया का काफ़ी एक बड़ा रोल होता है डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग्स के अंदर, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया है उतनी ही ज़्यादा डिसोल्यूशन होएगी। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो अगर आपकी ड्रग पूरली सोल्यूबल है तो उसका सरफेस एरिया अगर आप बढ़ा दोगे तो उससे उसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ सकती है, पर इसके अंदर भी दो फैक्टर्स हैं। अगर आपकी ड्रग हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक ड्रग का सरफेस एरिया बढ़ाने से उसकी हायर एनर्जी हो जाती है और उसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है। एग्जांपल ग्रेसियोफुल्विन, डोज रिड्यूस टू हाफ ड्यू टू माइक्रोनाइजेशन। माइक्रोनाइजेशन क्या होता है कि जब पार्टिकल का साइज माइक्रोन्स में कर दिया जाए, तो ग्रेसियोफुल्विन का जो डोज था वो आधा हो गया माइक्रोनाइजेशन के कारण। और वहीं पर स्पिरोनोलैक्टोन है, उसका डोज था वो 20 टाइम्स डिक्रीज हो गया। डिजोक्सिन की बायोअवेलेबिलिटी 100% इंक्रीज होगी माइक्रोनाइजेशन करने से। तो माइक्रोनाइजेशन या पार्टिकल साइज को रिड्यूस करने से, सरफेस एरिया बढ़ाने से एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। कौन सी ड्रग्स की? हाइड्रोफिलिक ड्रग्स की। लेकिन अगर हाइड्रोफोबिक ड्रग्स की बात करें, इन दिस माइक्रोनाइजेशन टेक्निक रिजल्ट्स इन डिक्रीज्ड इफेक्टिव सरफेस एरिया एंड दस फॉल इन डिसोल्यूशन रेट। इनका उल्टा होता है, इनकी डिसोल्यूशन कम हो जाती है। रीजन क्यों है इसकी? नंबर 1 इज द एयर इंट्रैप्टमेंट, वेटेबिलिटी। एयर इंट्रैप हो जाती है बीच में और उससे वेटेबिलिटी इफेक्ट होती है। जैसे कि टेल्कम पाउडर को पानी में डालें तो वो आपका डिजोल्व नहीं होता, वो उसके ऊपर ही पड़ा रहता है, वेट ही नहीं हो पाता। दूसरा है सरफेस फ्री एनर्जी बढ़ जाती है, जिसके कारण फ्लोट या फिर सिंक होता है। तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं? वी कैन यूज अ सरफेक्टेंट एज अ वेटिंग एजेंट विच डिक्रीजेज द इंटरफेशियल टेंशन, डिस्प्लेसेस द अब्जॉर्ब्ड एयर विद द सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये यूज कर सकते हैं। या फिर हाइड्रोफिलिक डिलवेंट्स लाइक पीईजी, डेक्सट्रोज एक्सेट्रा यूज कर सकते हैं विच कोट द सरफेस ऑफ हाइड्रोफोबिक ड्रग पार्टिकल्स। सो इस तरीके से जो आपके जो हाइड्रोफोबिक ड्रग्स हैं उनकी भी आप सोल्यूबिलिटी बढ़ा सकते हो या उनकी डिसोल्यूशन बढ़ा सकते हो। इसके बाद आता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? These are types of morphological structures which differ in molecular packing, crystal structure, but share the same chemical composition। इनका केमिकल कंपोजिशन सेम होता है पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़ा डिटेल में बुक में से जाएंगे एक बार। तो दो तरह के पॉलीमॉर्फ्स होते हैं। वन इज एनिसोट्रोपिक पॉलीमॉर्फ्स। एनिसोट्रोपिक कौन से होते हैं? इट इज द वन विच कैन बी रिवर्सिबली चेंज इनटू अनदर फॉर्म बाय अल्टरिंग द टेम्परेचर और प्रेशर, एग्जांपल सल्फर। और एक होता है मोनोट्रोपिक पॉलीमॉर्फ, इज द वन विच इज अनस्टेबल एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एग्जांपल ग्लिसराइल स्टीरेट्स। तो जो एनिसोट्रोपिक होता है वो एक फॉर्म से दूसरे में आप चेंज कर सकते हो बाय अल्टरिंग द टेम्परेचर,
और जो मोनोट्रोपिक होता है वो उसकी सारी फॉर्म अनस्टेबल ही होती हैं, ठीक है। अब जो पॉलीमॉर्फ है इसका सोल्युबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट है, क्या एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट है। द पॉलीमॉर्फ्स डिफर फ्रॉम ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज सोल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, हार्डनेस एंड compression characteristics. They can be prepared by crystallization. They can be prepared by crystallizing the drug from different solvents under diverse conditions. The existence of polymorphs can be determined by using techniques such as optical crystallography, X-ray diffraction, differential scanning, calorimetry. तो इन टेक्निक से आप पता लगा सकते हो कि कितने तरह के पॉलीमॉर्फ्स बने हैं। अब पॉलीमॉर्फ से सोल्युबिलिटी बढ़ती कैसे है, ये बात हम कैसे समझेंगे। तो अभी इन्होंने क्या कहा कि एक से ज़्यादा उसकी स्टेबल स्टेट्स होती हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया हुआ क्लासिफिकेशन है कि कंपाउंड दो तरह का होता है, या क्रिस्टलाइन होता है या फिर नॉन क्रिस्टलाइन होता है। क्रिस्टलाइन में पॉलीमॉर्फ या फिर मॉलिक्यूलर अडक्ट्स। पॉलीमॉर्फ दो तरह के होते हैं, एनिसोट्रोपिक एंड मोनोट्रोपिक। मॉलिक्यूलर अडक्ट्स नॉन स्टोकियोमेट्रिक या फिर स्टोकियोमेट्रिक। स्टोकियोमेट्रिक को स्यूडो पॉलीमॉर्फ्स भी कहते हैं। ये आगे दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेट्स एंड हाइड्रेट्स। ये हम आगे पढ़ेंगे एक एक करके क्या होते हैं। Depending on their relative stability, one of the several polymorphic forms will be physically more stable than the others. Such a stable polymorph represents the lowest energy state and has highest melting point and least aqueous solubility. तो जो polymorphs हैं उनमें से एक तो सबसे ज़्यादा stable होएगा, और remaining polymorphs are called as metastable form, which represent the higher energy state, have lower melting point and higher aqueous solubility. तो जो मेटास्टेबल स्टेट्स होती हैं उनकी क्या होती हैं, उनकी सोल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। तो अगर हमने सोल्युबिलिटी बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे, हम वो वाला पॉलीमॉर्फ चुनेंगे जो मेटास्टेबल होएगा। एग्जाम्पल है इसके क्लोराम्फेनिकोल पैलेमिडेट। इसके तीन पॉलीमॉर्फ्स होते हैं, ए, बी और सी। बी फॉर्म शोज बेस्ट अवेलेबिलिटी एंड ए फॉर्म इज वर्चुअली इनएक्टिव बायोलॉजिकली। एग्जाम्पल है दिया हुआ कि कैसे मेटास्टेबल स्टेट को यूज करके आप उसकी सोल्युबिलिटी बढ़ा सकते। तो दूसरे होते हैं इसके बाद अमरफस फॉर्म्स। अमरफस होते हैं हैविंग नो इंटरनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जिसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर ही नहीं होता। तो इनको हाईएस्ट एनर्जी स्टेट कहते हैं एंड कैन बी कंसिडर्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड्स। They have greater aqueous solubility than crystalline forms because energy required to transfer a molecule from crystal lattice is greater than that required for non-crystalline amorphous solid. Example है novobiocene is 10 times more soluble than crystalline form. तो इस ऑर्डर दिया है इन्होंने डिसोल्यूशन का। सबसे ज़्यादा अमॉर्फस की सोल्युबिलिटी होती है, उससे कम मेटास्टेबल की, और सबसे कम होती है स्टेबल स्टेट। तो ये कारण है कि पॉलीमॉर्फ्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम मेटास्टेबल को चुन सकते हैं, नहीं तो हम क्या चुन सकते हैं, अमॉर्फस फॉर्म को चुन सकते हैं सोल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए। इसके अलावा एक हाइड्रेट्स और सोलवेट्स भी होते हैं। हाइड्रेट्स क्या होते हैं, जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड हो, डेट आर नोन एज हाइड्रेट्स। अगर पानी है उनके अंदर ऐड तो वो हाइड्रेट कहलाएंगे, अगर कोई और सॉल्वेंट है तो वो सोलवेट्स कहलाएंगे। The stoichiometric type of adducts, where the solvent molecules are incorporated in the crystal lattice of the solid, are called as the solvates, and the trapped solvent as solvent of crystallization. Stoichiometry का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर कंपोजिशन कंसेंट्रेशन में होते हैं हम लोग, जैसे कॉपर सल्फेट 0.5 H2O। तो 0.5 का क्या मतलब है कि 5 मॉलिक्यूल कॉपर वाटर के एक मॉलिक्यूल कॉपर सल्फेट के साथ एक क्रिस्टल के अंदर होते हैं, तो उनको स्टोकियोमेट्री कहा जाता है। द सोलवेट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म कॉल्ड एज स्यूडो पॉलीमॉर्फ्स। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज स्यूडो पॉलीमॉर्फिज्म। व्हेन द सोलवेंट इन एसोसिएशन विद द ड्रग इज वाटर, द सोलवेट इज नोन एज हाइड्रेट, एंड हाइड्रेट्स आर मोस्ट कॉमन सोलवेट फॉर्म ऑफ द ड्रग। तो ये भी यूज हो जाते हैं। जनरली एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ ड्रग हैज ग्रेटर एक्वस सोल्युबिलिटी देन द हाइड्रेट्स
This is because the hydrates are already in interaction with water and therefore have less energy for crystal breakup in comparison to anhydrates. ठीक है. तो ये आपकी आ गई साल्ट पॉलीमॉर्फ्स. सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी एमॉर्फस फॉर्म की, सेकेंड इज मेटास्टेबल एंड थर्ड वन इज स्टेबल. तो इनमें से हम कोई भी चुन सकते हैं सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए. इसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्या क्या और जो फैक्टर्स हैं जो हमारे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो अफेक्ट करती हैं. तो इसके अंदर हमारे पास एक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिपोफिलिसिटी. लिपोफिलिसिटी एंड ड्रग एब्जॉर्प्शन. लिपोफिलिसिटी क्या होता है कि उसका जो बिहेवियर है वो लिपोफिलिक कितना है. ठीक है. तो लिपोफिलिसिटी ड्रग के अंदर होनी चाहिए उसको अब्जॉर्ब होने के लिए. अब ये हम एक बार थोड़ा शॉर्ट में पढ़ लेंगे, फिर बाद में पढ़ लेंगे कि जो ड्रग का नेचर होता है उसका कुछ नेचर तो होता है कि वो वाटर सोल्यूबल होती है, कुछ नेचर होता है उसका कि वो लिपिड सोल्यूबल होती है. तो अगर हम दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स लें, जैसे एक ऑयल हो गया और एक वाटर हो गया, दोनों को सोल्यूशन दोनों को एक सेपरेटिंग फनल में डाल लें. जैसे 10 ml आपने वाटर डाल लिया और 10 ml ऑयल डाल लिया या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल लिया. उसके बीच में एक अमाउंट ड्रग का डाल दें और दोनों उनको शेक करें. फिर अब क्या होएगा, जो ड्रग का कुछ हिस्सा है वो ऑर्गेनिक फेस में चला जाएगा ऑयल के अंदर और कुछ हिस्सा उसका आपका वाटर के अंदर चला जाएगा. अब हम क्या करेंगे, उसको सेपरेटिंग फनल को रख देंगे थोड़ी देर के लिए. उसमें से क्या होएगा, ड्रग आपकी जो आपकी लेयर्स हैं वो सेपरेट अलग अलग हो जाएंगी. ड्रग नहीं सेपरेट होएगी, लेयर सेपरेट हो जाएगी. ऑयल ऊपर चला जाएगा, वाटर नीचे आ जाएगा. वाटर को नीचे से निकाल लेंगे और किसी एनालिटिकल मेथड से उसमें से कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग डिटरमाइन कर लेंगे. अब हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग डिटरमाइन होगी. अब हम क्या करेंगे, उसको टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग में से माइनस करेंगे तो हमारे पास कंसंट्रेशन इन ऑर्गेनिक फेस पता चल जाएगा. अब जो पार्टीशन कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, KOW, कंसंट्रेशन इन ऑर्गेनिक अपॉन कंसंट्रेशन इन वाटर. तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा उसका पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू. तो जो ड्रग है उसके अंदर कुछ ना कुछ लिपिड सॉल्युबिलिटी भी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ उसके अंदर हाइड्रोफिलिसिटी भी होनी चाहिए. तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक. अगर ये होएगा तभी वो ड्रग आपकी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगी, नहीं तो नहीं कर पाएगी. पहले तो क्या होना चाहिए, वो आपकी अनआयनाइज्ड फॉर्म में होनी चाहिए. दूसरा वो क्या होनी चाहिए, लिपोफिलिक होनी चाहिए कुछ हद तक. ठीक है. द लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग इज डिटरमाइंड फ्रॉम इट्स ऑयल वाटर पार्टीशन कोएफिशिएंट KOW वैल्यू. सॉल्वेंट कौन से यूज होते हैं इसके अंदर, इन जनरल ऑक्टानॉल एंड PS 7.4 बफर पार्टीशन कोएफिशिएंट यूज होता है. और इसकी वैल्यू अगर 1 to 2 की रेंज में होती है तो ड्रग इज सफिशिएंट फॉर पैसिव एब्जॉर्प्शन अक्रॉस लिपोइडल मेम्ब्रेन. तो ये इसके लिए सफिशिएंट होता है, इतना होना चाहिए उसको अच्छी एब्जॉर्प्शन के लिए. तो ये आपका आ गया पार्टीशन कोएफिशिएंट का क्या इफेक्ट होता है एब्जॉर्प्शन के ऊपर. इसके बाद एक हमारे पास ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है अफेक्ट ऑफ आयनाइजेशन एंड PK ऑन ड्रग एब्जॉर्प्शन. तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए कैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए ड्रग के अंदर, ड्रग शुड बी इन अनआयनाइज्ड फॉर्म. और दूसरा एक हमने पढ़ा है कि सोल्यूबलाइजेशन के लिए ड्रग कैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ड्रग शुड बी इन आयनाइज्ड फॉर्म. ठीक है. तो मैं ये लिख देता हूँ, फॉर solubilization drug should be in ionized form and for absorption it should be in unionized form. ठीक है. तो ये हमारे पास जरूरी है, दोनों बातें हमें पता होनी चाहिए. स्पेलिंग की कर लेते हैं मिस्टेक ठीक.
ठीक है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग डिपेंड्स ऑन इट्स लिपिड solubility and inversely on its polarity or degree of ionization. An important factor in the degree of penetration of drug through membranes is that many drugs are weak acid or weak bases. The more the drug is in its ionized form, the more likely it is to be lipid soluble and transferred by passive diffusion through the membrane. ठीक है, तो पैसिव डिफ्यूजन के लिए क्या होनी चाहिए, ड्रग शुड बी इन अननाइज्ड फॉर्म, तभी वो पास हो सकेगी, लिपिड सोल्यूबल होनी चाहिए वो। पैसिव डिफ्यूजन अक्रॉस लिपोफिलिक मेम्ब्रेन्स डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। बेस्ड ऑन द पैसिव डिफ्यूजन बैरियर कंसेप्ट, ओनली द नॉन आयनाइज्ड लिपोफिलिक पोर्शन ऑफ ड्रग इज assumed to pass readily through the lipoid barriers. In contrast, the ionized form carries a charge and is polar, so it cannot pass through the membrane. तो वही बात जो पहले बताई थी मैंने कि आयनिक फॉर्म ड्रग की आयनाइज्ड फॉर्म में वो सोल्यूबलाइज तो हो जाती है पानी के अंदर, पर वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाती। बाकी जो नॉन आयनाइज्ड फॉर्म है वो सोल्यूबलाइज नहीं होती, वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाती है। तो दोनों का हमारे पास क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। तो अब इसमें हम देखते हैं कि आयनाइजेशन का क्या आगे यूज है अब्जॉर्प्शन के अंदर। For a weak acid or weak base, the pKa value will determine the degree of ionization as described by the Henderson-Hasselbalch equation. Henderson-Hasselbalch equation है जो, इसके द्वारा हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितनी आपकी ड्रग परसेंटेज में आयनाइज्ड है, कितनी आपकी अनआयनाइज्ड है एट अ गिवन pH वैल्यू। For a weak acid, the equation is pH is equal to pKa plus log ionized drug concentration divided by unionized drug concentration, ठीक है। and for weak base it is pH is equal to pKa plus log unionized drug concentration divided by ionized drug concentration। तो अगर हम इसको ionized drug concentration और ionized drug concentration को बराबर कर दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, pH is equal to pKa. So pKa is that pH at which 50% of drug is ionized and 50% is unionized. pKa is a measure of relative strength, degree of ionization of a weak acid or base. The pKa of drug is that point at which compound is 50% ionized and 50% is unionized. वही बात मैंने जो कही कि वो pH होता है जहाँ पर आधी ड्रग आपकी आयनाइज्ड फॉर्म में होती है, आधी अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहती है, ठीक है। तो ये द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन pKa डिसोसिएशन कांस्टेंट इज अ यूनिक फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी दैट कंट्रोल्स इट्स आयनाइजेशन स्टेट व्हेन इन सॉल्यूशन। तो यहाँ पर एक बात है कि जब सॉल्यूशन में किसी ड्रग को डालते हैं हम, तो जो उसका सॉल्यूशन का pH होता है, as the pH of solution changes the state of ionization changes as well। जो pH होएगा सॉल्यूशन का जिसमें उसे डाला है ड्रग को, तो उसी के हिसाब से उसकी आयनाइजेशन चेंज होगी। अब हमें एक पता होना चाहिए कॉमन आयन इफेक्ट। व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट? कॉमन आयन इफेक्ट डिस्क्राइब्स द सप्रेसिंग इफेक्ट ऑन आयनाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन अनदर इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड दैट शेयर्स अ कॉमन आयन। कि अगर एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर दूसरा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया जाता है और दोनों के अंदर कॉमन आयन हो, जैसे दोनों के अंदर मान लो H पॉजिटिव आयन है, तो वो एक दूसरे की आयनाइजेशन को क्या करेंगे, सप्रेस कर देंगे, रोक देंगे, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इट मीन्स एसिड व्हेन एडेड टू एसिड इट्स आयनाइजेशन इज सप्रेस्ड दैट इट इज इन अनआयनाइज्ड फॉर्म। एसिड को एसिड में डालेंगे तो वो कैसी फॉर्म में रहेगा, अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, और वहीं बेस को जब बेस में डालेंगे तो वो भी अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, उसकी भी आयनाइजेशन सप्रेस हो जाएगी। तो ये बात हमें मेन कंसेप्ट याद रखने का है कि एसिड को एसिड में डालेंगे तो वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, बेस को बेस में डालेंगे तो वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा। मेम्ब्रेन को कौन सा क्रॉस करेगा, अनआयनाइज्ड फॉर्म करेगी। वाटर में सोल्यूबलाइज कौन सी फॉर्म होएगी, आयनाइज्ड फॉर्म सोल्यूबलाइज होएगी, ठीक है। तो ये बातें सारी आपको याद करनी है। तो हम बात करते हैं इन स्टमक द pH रेंज इज 1 to 3।
1 to 3 जब pH रेंज होएगी तो एसिडिक रेंज है, तो एसिड ड्रग्स आर अनअनाइज्ड एंड आर मोर एब्जॉर्ब फ्रॉम स्टमक। एसिड ड्रग्स को जब स्टमक में डालेंगे हम तो वो कहाँ से क्या होंगी, अनअनाइज्ड फॉर्म में रहेंगी, इसलिए वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी स्टमक के थ्रू। वाइल बेसिक ड्रग्स आर आयनाइज्ड देयरफॉर आर लेस एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टमक। बेस को जब एसिड में डालेंगे तो आयनाइज हो जाएगा और वो फिर एब्जॉर्ब नहीं होने का। ऐसे ही अगर हम इंटेस्टाइन की बात करें जिसमें pH 5 to 8 होता है तो क्या होएगा, द एसिडिक ड्रग्स आर आयनाइज्ड एंड आर लेस एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम इंटेस्टाइन। ठीक है, एसिड को बेस में डालेंगे तो वो कैसी फॉर्म में रहेगा, आयनाइज फॉर्म में रहेगा, इसलिए वो एब्जॉर्ब नहीं होएगा। वहीं पर जो बेसिक ड्रग्स हैं वो आपकी अनअनाइज फॉर्म में रहेंगी एंड आर मोर एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको कि एसिडिक ड्रग कहाँ से एब्जॉर्ब होती है और बेसिक ड्रग कहाँ से एब्जॉर्ब होती है। एसिड से एब्जॉर्ब होता है और बेस से एब्जॉर्ब होता है। एसिड का एनवायरनमेंट कहाँ मिलेगा, स्टमक में मिलेगा, और बेसिक मिलेगा आपको इंटेस्टाइन के अंदर। आगे, लोअर द पीके ऑफ एन एसिड ड्रग स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। जितना किसी ड्रग का पीके कम है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हम बात करें उनका पीके लेस देन 2.5 है तो वो क्या बनेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है, सो दीज टाइप ऑफ एसिड आर डिसोशिएटेड एट ऑल पीएच। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर डिसोशिएटेड एट ऑल पीएच। एग्जांपल, if pK of an acid is less than 2.5 it will be ionized at all pH values of GIT and will not be absorbed। एग्जांपल, क्रोमोलिन सोडियम। तो ये जो है आपका क्रोमोलिन सोडियम ये एब्जॉर्ब नहीं होएगा क्योंकि ये आपका कैसे फॉर्म में रहेगा, डिसोशिएटेड फॉर्म में रहेगा, क्योंकि इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। बाकी अगर हम मीडियम कैटेगरी के एसिड्स की बात करें जिनका पीके 2.5 to 7.5 की रेंज में है, they are affected by pH of absorbing side and are more absorbed from acidic condition। ठीक है, तो ये एसिडिक कंडीशन से एब्जॉर्ब होते हैं ज़्यादा जो पीके 2.5 to 7.5 के हैं। और जो वीक एसिड है जिसका पीके ग्रेटर देन 8 है, मतलब कि बेसिक है, जिनका आर अनआयनाइज्ड एट ऑल जीआईटी पीएच वैल्यूज एंड आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ जीआईटी। ये हर जगह से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो यही सेम प्रिंसिपल आपका बेसिक ड्रग्स के ऊपर लगा होता है। द हाइयर द पीके ऑफ अ बेसिक ड्रग स्ट्रॉन्गर इज द बेस। जैसे अगर 11 है तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस होता है और वो आयनाइज रहता है, इसलिए वो एब्जॉर्ब नहीं होता। मीडियम है जो 5 to 11 पीके वाला है वो आपका बेसिक कंडीशन में से एब्जॉर्ब होता है। वहीं पर वीक बेस है जो जिसका पीके लेस देन 5 है, दे आर आयनाइज्ड एट ऑल जीआईटी पीएच वैल्यूज एंड आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ जीआईटी। अभी तक हमने क्या कहा था कि जो आयनाइज्ड ड्रग है वो एब्जॉर्ब नहीं होती, लेकिन आयनाइज्ड ड्रग भी कुछ हद तक एब्जॉर्ब हो जाती है। हाउएवर आयनाइज्ड ड्रग्स आर आल्सो एब्जॉर्ब्ड। अब ऐसा क्यों है, अगर उनके साथ कोई लार्ज लिपोफिलिक ग्रुप लगा हुआ है तब भी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, चाहे वो आयनाइज्ड हो। ठीक है, दूसरा, एक लार्ज सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन एंड ग्रेटर रेजिडेंस टाइम इन इंटेस्टाइन लीड्स टू एब्जॉर्प्शन ऑफ बोथ एसिडिक एंड बेसिक ड्रग। क्योंकि जो इंटेस्टाइन होती है उसका सरफेस एरिया स्टमक के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उसके अंदर माइक्रोविलाई स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, दूसरा, रेजिडेंस टाइम एक में तो थोड़ी देर ही रहता है, ड्रग खाना खाते हैं थोड़ी देर रहता है, ज़्यादा टाइम कहाँ पर रहता है, इंटेस्टाइन में, तो वहाँ से एब्जॉर्ब ज़्यादा अच्छा होता है। एक क्या है कारण, प्रेजेंस ऑफ एक्वस अनस्टर्ड डिफ्यूजन लेयर विच इज़ बैरियर फॉर लिपोफिलिक ड्रग्स एज दे कांट पास थ्रू दिस लेयर। जो आपकी अनस्टर्ड डिफ्यूजन लेयर है, जैसे एक पार्टिकल है सॉलिड ड्रग का, उसके आसपास एक लेयर होएगी लिक्विड की, उससे कहते हैं अनस्टर्ड डिफ्यूजन लेयर। अब वो क्या है, एक वाटर की लेयर है, लिपोफिलिक ड्रग उसको पास नहीं कर पाएगी, अगर वो उसे पास नहीं कर पाएगी तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो यहाँ तक क्या था कि कैसे आयनाइजेशन से पीकेए और आयनाइजेशन का आपस में क्या संबंध है और कौन सी ड्रग किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो अनआयनाइज्ड ड्रग एब्जॉर्ब होती है आपकी और आयनाइज्ड ड्रग आपकी सोल्यूबलाइज होती है।
ये बात आपको अब तक याद हो चुकी होगी। इसके बाद आता है सॉल्ट फॉर्म ऑफ ड्रग्स। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होते हैं जिनके मार्केट में सॉल्ट्स आते हैं। जैसे अगर हम बात करें, over 50% of drug molecules used in medicine exist as salts, most frequently as hydrochloride, sodium और सल्फेट साल्ट। बनाते क्यों हैं? क्योंकि सॉल्ट बनाने से उनकी सॉल्युबिलिटी एनहांस होती है, उनकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, इसलिए उनको बनाया जाता है। तो जो वीक एसिडिक ड्रग होती है आपकी, जैसे एग्जांपल बारबिचरेट्स हैं, इनके कंबाइन करा जाता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सच एज सोडियम और पोटाशियम। तो इनका सोडियम और पोटाशियम साल्ट बनाते हैं, एग्जांपल लोसार्टन पोटाशियम। वहीं पर जो वीक बेसिस होते हैं जैसे अल्कलाइड्स, दे आर कंबाइंड विद स्ट्रॉन्ग एसिड सच एज हाइड्रोक्लोराइड्स और सल्फेट्स। एग्जांपल है इसका रेनिटिडीन हाइड्रोक्लोराइड। तो इनको कॉम्बिनेशन में बनाते हैं। तो इनको कॉम्बिनेशन में इसलिए बनाते हैं कि इनकी सॉल्युबिलिटी एनहांस हो जाए। सॉल्युबिलिटी एनहांस होने से क्या होगा, इनकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। लिपोफिलिसिटी तो होनी ही चाहिए मॉलिक्यूल के अंदर, पर उसकी सॉल्युबिलिटी भी होनी चाहिए। तो अब ऐसा क्यों होता है कि साल्ट फॉर्म बनाने से सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ती है, इसको हमने समझना है। एट अ गिवन पीएच द सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट फॉर्म इज कांस्टेंट। एक सिंगल पीएच के ऊपर उसकी सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट रहेगी। जैसे अगर हम बात करें कि 3 pH के ऊपर एक सॉल्ट फॉर्म है, उसकी सॉल्युबिलिटी चेंज नहीं होगी, उतनी ही रहेगी। ठीक है। द इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्ट फॉर्मेशन ऑन सॉल्युबिलिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय कंसिडरिंग द pH ऑफ डिफ्यूजन लेयर ऑफ लिक्विड अराउंड सॉलिड ड्रग पार्टिकल एंड नोट द बल्क ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्या है कि ये एक सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है, इसके आसपास एक क्या है, डिफ्यूजन लेयर है, ठीक है। तो इसका जो पीएच है वो इससे अलग होएगा, इसी के कारण जो इसकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर इफेक्ट है वो आएगा, डिफ्यूजन लेयर के कारण ही। इसको अब हम पढ़ेंगे अब क्यों आएगा ये। नंबर 1, साल्ट ऑफ वीक एसिड। सबसे पहले हम करते हैं बात वीक एसिड के सॉल्ट की। वीक एसिड का सॉल्ट किसके साथ बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सच एज एनायंस Na पॉजिटिव एंड K पॉजिटिव आयंस। अब होता क्या है कि द pH ऑफ डिफ्यूजन लेयर सराउंडिंग ईच पार्टिकल ऑफ साल्ट फॉर्म वुड बी हायर देन द लो बल्क pH ऑफ द गैस्ट्रिक फ्लूइड बिकॉज ऑफ द न्यूट्रलाइजिंग एक्शन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एनायन प्रेजेंट इन द डिफ्यूजन लेयर। ठीक है। At any pH of bulk solution, the pH of diffusion layer of salt form will be higher, that is will be basic when compared to free acid, and acid ionize more in basic medium, its solubility will increase in dissolution in diffusion layer। तो यहाँ मैं बताता हूँ आपको कि ये वीक एसिड है, ठीक है। एसिड की सॉल्युबिलिटी किस में बढ़ती है, जहाँ ये जाके आयनाइज होएगा। आयनाइज कहाँ पर होएगा, जाके बेस के अंदर होएगा। बेस का पीएच क्या होएगा, अबव मोर देन एसिड होएगा। मतलब अगर एसिड का 2-3 होता है तो बेस का कितना होएगा, ज़्यादा होएगा उससे। तो जब इसका साल्ट ऑफ वीक एसिड को एक बेस के साथ साल्ट बना दिया उसका, जैसे सोडियम के साथ, तो जो डिफ्यूजन लेयर में आयंस होंगे सोडियम के या पोटाशियम के, उनके कारण उसका जो पीएच है वो बढ़ जाएगा, 5 या 6 हो जाएगा इन कंपैरिजन टू सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्युबिलिटी हम उसकी चेक कर रहे हैं। जैसे स्टमक है, उसका पीएच 1 to 3 है, तो ड्रग को डाला सॉल्यूशन में, अब क्या हुआ, ड्रग के आसपास क्या बन गई, डिफ्यूजन लेयर बन गई जिसका पीएच ज़्यादा है। अब वीक एसिड जब बेसिक उसके बाद डिफ्यूजन लेयर होएगी तो उसके अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इन्हांस हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी इनहांस होने से वो डिसॉल्व हो जाएगा, वहाँ से वो डिफ्यूज करके बल्क ऑफ सॉल्यूशन के अंदर आएगा। अब बल्क ऑफ सॉल्यूशन के अंदर आने से उसके बाद 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो सोल्यूबल फॉर्म में ही रहे कुछ हिस्सा उसका, और जो आगे जाके आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, या फिर वो क्योंकि एकदम से वो एसिड के अंदर आ गया, एसिड पहले बेस में था, सोल्युबिलिटी बढ़ गई थी, पर अब एसिड में आ गया है तो उसकी सोल्युबिलिटी कम हो गई है, इसलिए वो क्या होगा, इट विल प्रेसिपिटेट। फाइन प्रेसिपिटेट ऑफ वीक एसिड आर फॉर्म्ड, जिनका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है, इसके कारण उनकी रैपिड फिर से डिसोल्यूशन हो जाती है
और वो फिर दोबारा से ड्रग इन सॉल्यूशन चले जाते हैं और वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पता चलता है कि वीक एसिड की सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ती है। यही बात को मैंने इसको बाद यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत क्लियरली। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, सबसे पहले वीक एसिड आया, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस साल्ट है, बेस साल्ट के कारण डिफ्यूजन लेयर आपकी बेसिक बनेगी, बेसिक बनने से एसिड उसके अंदर आयनाइज हो जाएगा, आयनाइज होने से उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होने से वो क्या होएगा, जब अब वो अगर तो जाएगा एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर, it will precipitate due to decreased solubility and these fine precipitates have more surface area which will lead to enhanced solubility, while if it is in basic medium it will be in soluble form। अगर वो इंटेस्टाइन में चला जाएगा तो वो बेसिक मीडिया है, तो एसिड बेस में जाकर तो वैसे ही आयनाइज हो जाता है, तो वो सोल्यूबल फॉर्म में रहेगा। तो इस तरीके से साल्ट फॉर्म ऑफ ड्रग बनाने से क्या हो जाएगा, सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी। वहीं पर अगर हम बात करें साल्ट ऑफ वीक बेस, साल्ट ऑफ वीक बेस को किसके साथ बनाया है, वीक बेस का हाइड्रोक्लोराइड या फिर सल्फेट के साथ बनाते हैं। ठीक है, अब क्या है इसमें क्या होएगा कि जो आपकी ड्रग है उसके आसपास क्या रहेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बेसिक ड्रग है। ठीक है, इसके साथ ऐड आपने प्लस करा ऐड स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, इससे क्या होएगा, इक्वल टू डिफ्यूजन लेयर विल बी मोर एसिडिक। ठीक है, अब बेसिक ड्रग को क्या मिल गया, मोर एसिडिक डिफ्यूजन लेयर मिलेगी। अब इससे क्या होएगा, इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांगली एसिडिक फ्लूइड in the diffusion layer around each drug particle ensure that the pH in that layer is lower than the bulk pH in either the gastric or intestinal fluid। तो उससे क्या होएगा, उसकी solubility बढ़ जाएगी। ठीक है, weak base its ion is acidic environment is acidic and it will cause ionization and increase solubility at any pH of bulk solution। The pH or diffusion layer of salt form will be lower, that is will be acidic when compared to free base, and as base ionize more in acidic medium its solubility will increase in diffusion layer। अब इसको जब हम एसिडिक इन्वायरमेंट में डाल देंगे तो क्या होएगा, डिफ्यूजन लेयर में से जब वो निकलेगा, ठीक है, as drug is basic it will be in ionized form and will become more soluble। बेसिक ड्रग है वो कहाँ पर चलेगी, एसिड इन्वायरमेंट में चलेगी स्टमक में, तो वो मोर सोल्यूबल होगी। वहीं पर अगर वो एक बेसिक मीडियम में चली जाती है जैसे इंटेस्टाइन में, तो क्या होएगा, एसिडिक ड्रग है, एसिड में से निकल के एसिड डिफ्यूजन लेयर थी उसमें से निकल के कहाँ चली गई है, बेसिक में चली गई है, तो अब क्या होगा, उसकी सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। इट विल प्रेसिपिटेट ड्यू टू डिक्रीज सोल्यूबिलिटी एंड दीज फाइन प्रेसिपिटेट्स हैव मोर सरफेस एरिया विच विल लीड टू एनहांस सोल्यूबिलिटी। ठीक है, तो दोनों केसेस में चाहे वो साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है, चाहे वो साल्ट ऑफ वीक बेस है, सॉरी साल्ट ऑफ वीक एसिड है या फिर साल्ट ऑफ वीक बेस है, दोनों केसेस में ही साल्ट फॉर्म बनने से उसकी सोल्यूबिलिटी एनहांस हो जाएगी। तो ये काफ़ी जरूरी इसके अंदर प्रॉपर्टी हैं, आयनाइजेशन, पीकेए और साल्ट फॉर्म ऑफ ड्रग। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बड़ा मैंने आसानी से आपको समझाया कि जो एसिड है वो एसिड में जाके अननाइज फॉर्म में रहता है और बेस में जाके वो आपका आयनाइज हो जाता है, आयनाइज होने से उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये बात पे सारा कंसेप्ट टिका हुआ है। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर्टीज होगी। तो इसके अंदर सारी ये हमने साल्ट फॉर्म की पढ़ ली है। ठीक है, एक पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस है,
ये ब्रोडी एट ऑल ने एक हाइपोथेसिस दी थी। इसने बताया था for drug compounds of molecular weight more than 100 which are primarily transported across the biomembrane by passive diffusion, the process of absorption is governed by। तो ऐसी जो ड्रग मॉलिक्यूल हैं जो 100 डाल्टन से जिनका साइज बड़ा है और पैसिव डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब होते हैं, तो उनके लिए 3 फैक्टर्स होते हैं उनकी जो एब्जॉर्प्शन को गवर्न करते हैं। नंबर 1, डिसोसिएशन कांस्टेंट पीके ऑफ द ड्रग, सेकंड इज द लिपिड solubility of the ionized drug, and third is the pH at absorption site। तो ये तीनों हम फैक्टर कवर कर चुके हैं कि पीके का क्या इफेक्ट होता है, लिपिड solubility से क्या होता है, जो पार्टीशन कोफिशिएंट की बात करी थी हमने, और तीसरा पीएच एट द अब्जॉर्प्शन साइट कि स्टमक में जब एसिडिक ड्रग जाएगी तो क्या होएगा, बेसिक ड्रग जाएगी तो क्या होएगा। तो ये सारे का सारा इसमें से हमने एक बार बुक में से पढ़ लेना है। बुक में सारा काफ़ी अच्छी तरह मेंशन्ड है, आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ो सारा। ये पीएच पार्टीशन ऑफ हाइपोथेसिस ब्रोडी एट ऑल, ये सारा दिया हुआ है इसके अंदर, इसको ध्यान से आप एक बार पढ़िए। ठीक है, इसके बाद इसकी लिमिटेशन भी दी हुई है कि कई बार इससे अलग रिजल्ट क्यों आते हैं, तो ये आप पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। और इसमें एक आखिरी पॉइंट है ड्रग स्टेबिलिटी, कि क्या होता है कि कई बार जब ड्रग काफ़ी देर रखने के बाद क्या होती है, डिस्टेबलाइज हो जाती है या फिर डिग्रेड हो जाती है। 2 मेजर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स रिजल्ट्स इन पुअर बायोअवेलेबिलिटी ऑफ एन ओरल एडमिनिस्ट्रेड ड्रग और डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग इनटू इनएक्टिव फॉर्म and interaction with one or more different components either of the dosage form or those present in the GIT to form a complex that is poorly soluble or is unabsorbable। तो कई बार तो क्या होता है, ड्रग की ऐसी फॉर्म बन जाती है जो इनएक्टिव होती है, या फिर वो रिएक्ट कर जाती है अपने एक्सिपिएंट्स के साथ या फिर GIT के किसी कंपोनेंट के साथ, जिसके कारण वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। तो ये जो डिस्टेबलाइजेशन है ये भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स को लेके, इसलिए पहले ही शेल्फ लाइफ वगैरह निकाल ली जाती है। शेल्फ लाइफ क्या होती है कि एक्सपायरी डेट कितनी है ड्रग की, कितनी देर तक वो आपकी स्टेबल रहती है। ठीक है, तो ये आपके सारे फिजिको केमिकल फैक्टर्स कवर हो गए हैं। होप करता हूँ कि आपको समझ में आएंगे। थैंक यू वेरी मच।